सभी को नमस्कार। आज हम लोग पूर्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग पररूप संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और पूर्व रूप संधि बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी-सी संधि है, लेकिन बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बातें इसमें होंगी, जिनको आप सूत्रों के माध्यम से पढ़ पाएँगे। और जैसा कि इस संधि के नाम से ही अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व रूप संधि अर्थात इस संधि में पूर्व रूप की महत्ता होगी। संधि करने के उपरांत पूर्व रूप को अधिक महत्व दिया जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो पूर्व रूप संधि जहाँ से आरंभ होती है उससे हम लोग आरंभ करेंगे कि पूर्व रूप संधि कहाँ से शुरुआत अष्टाध्यायी में हुई है उसकी। तो सबसे पहले जो सूत्र है अमी पूर्वः, ये पूर्व रूप संधि का उपलब्ध होता है। यद्यपि जब तुम लघु सिद्धांत कौमुदी में देखोगे तो अमी पूर्व की चर्चा वहाँ पर नहीं की है पूर्व रूप संधि में। लेकिन मैंने अमी पूर्व इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ से ही पूर्व की अनुवृत्ति अगले वाले सूत्रों में जाती है और इंग पदांता दत्ती आदि जो पूर्व रूप संधि के सूत्र प्रमुख माने जाते हैं, उनमें भी यहीं से पूर्वः की अनुवृत्ति होकर के पूर्व रूप संधि सिद्ध होती है। दूसरी बात ये है कि इस सूत्र को मैंने इसीलिए भी लिया है कि जब आप सिद्धि करते हैं, तो रामम आदि जो द्वितीया विभक्ति के एक वचन के शब्द होते हैं, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तुम लोगों ने द्वितीय वर्ष में पढ़ा भी होगा इसको, अमी पूर्वा को। तो यहाँ से आरंभ करेंगे और उसके बाद जो मुख्य संधि का सूत्र है, एंघ पदांता दत्ति, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अमी पूर्वा को लेते हैं। अमी पूर्वः और इसके नीचे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मैंने अनुवृत्ति दिखाई है अकः, अचि, एकः पूर्वपरयो। अकः सवर्ण दीर्घ से अकः की अनुवृत्ति आती है, इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति लगातार चल रही है और एकः पूर्वपरयो जो सूत्र था, उससे एकः पूर्वपरयो की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसको विभक्त्यर्थ में हम देखेंगे कि किस तरह से इस अनुवृत्ति के साथ अमी पूर्व सूत्र विभक्तियों के आधार पर अपना अर्थ देता है। ठीक है? तो सबसे पहले अकह को लेंगे। अकह में पंचमी विभक्ति एक वचन है और पंचमी का अर्थ मैंने क्या बताया कि से उत्तर होता है। तो अकह में पंचमी है, इसका अर्थ हो गया अक से उत्तर। उसके बाद आप लेंगे अमी को और अची को, क्योंकि दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति है। अची जो है अनुवृत्ति का है और अमी इस सूत्र में है, पहले स्थित है। लेकिन दोनों में सप्तमी विभक्ति होने के कारण से दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो या तीन शब्दों की एक ही विभक्ति होती है तो वो विशेषण या विशेष्य भाव के रूप में एक ही जगह पर संबद्ध होते हैं। ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब कई शब्दों में एक ही विभक्ति होगी तो उनका अर्थ एक ही जगह पर निष्पन्न होगा, चाहे वो विशेषण या विशेष्य भाव के रूप में निष्पन्न हो। ठीक है? तो अमी का मतलब हो गया अम और अची का मतलब अच और सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो गया परे होने पर, अर्थात अम अच परे होने पर, अमी अची, अम और अच परे होने पर। अम जो है यहाँ पर प्रत्याहार नहीं है, बल्कि ये सु औजस अम औठसस ताभ्याम भी से इसमें जो अम प्रत्यय है वो है, ना कि ये आई उण से लेकर के यम गण नम तक तुम कभी अम प्रत्याहार मान लो, ये नहीं है। ठीक है? ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सूत्र को पढ़ने पर ही पता चलती हैं। और अच जो है वो प्रत्याहार होता है स्वर जिसको कहते हैं आई उण से लेकर के आई औच तक। तो ये कह रहे हैं कि अम अच परे होने पर ये अर्थ देता है। उसके बाद आप पूर्व परयो को लो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है इसमें और षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर। तो यहाँ पर अर्थ क्या देगा ये कि पूर्व एवं पर के स्थान पर। उसके बाद अमी पूर्व में पूर्व शब्द है और एकह पूर्व परयो से एकह की अनुवृत्ति है, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में दो शब्द हो गए। पूर्वः जो है वो भी एक प्रथमा विभक्ति एक वचन है और एकह जो है वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
और प्रथमा विभक्ति अपना अर्थ क्या देती है कि होता है, इस अर्थ को प्रकट करती है। तो इसीलिए पूर्वः एका का मतलब हो गया कि पूर्व रूप एकादेश होता है। अब इसका जो अर्थ निष्पन्न हुआ वो क्या हुआ कि अक अर्थात अ, ई, उ, री, लृ इनसे उत्तर अम अच परे होने पर, अम अच का मतलब यहाँ पर क्या है कि अम का अच इस तरह से अर्थ लेना पड़ेगा। यहाँ पे विशेषण विशेष्य भाव है कि अम तो होना चाहिए परे, लेकिन कैसा होना चाहिए कि अम का जो अच परे होगा तभी, ठीक है? तो अम का अच परे होने पर पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ठीक। तो अम का अच परे होने से क्या तात्पर्य है, ये सारी बातें आपको उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण जैसे आप देखोगे, ऊपर मैंने सूत्र भी दिखा दिया है कि अक जमा अम और ब्रैकेट में अच दिखाई दे रहा है बराबर पूर्व रूप। मतलब मुख्य रूप से अमी पूर्व सूत्र में अक पूर्व में होना चाहिए, अर्थात अक से उत्तर होना चाहिए, और बाद में जो है अम होना चाहिए। लेकिन अम के साथ एक विशेषण जोड़ दिया अच, कि अम कैसा होना चाहिए कि अम का जो अच है वही होना चाहिए, पर मैं पूरे अम को नहीं। ठीक है? तो दोनों के स्थान पर अर्थात जो अक है और जो अम है, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। पहले वाले का, पूर्व का मतलब पहला वाला जो रूप है उसका एक आदेश हो जाता है। अच्छा, अब वो उदाहरण के लिए जैसे राम जमा अम है, तो राम जमा अम में आप इनको यदि अलग अलग करोगे स्वर व्यंजनों को, तो र, आ, म और अ, उसके बाद जमा है और जमा के बाद अम जो है वो द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रत्यय है, अम। ठीक। तो यहाँ पर आपका सूत्र उपस्थित होता है अमी पूर्वा। वो कहता है कि अक वर्ण से उत्तर, तो अक में आई उ रील री ये आते हैं, तो इनसे उत्तर अम प्रत्याहार, अम प्रत्यय का अच हो तो अम प्रत्यय है ये, और इसका अच परे है, अच आयु ये होने चाहिए, तो अच परे है। ठीक। तो इस पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाला रूप हो जाता है, अर्थात अ ही पहले है, अ ही बाद में है, और दोनों की जगह पर पहले वाला रूप अर्थात अ ही हो जाता है। ठीक है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों अ जमा अ है, और उसके बाद इन दोनों की जगह पर एक ही रूप हो गया। एक रूप क्या हुआ? एक रूप यही एक रूप अ ही हो गया है। ठीक है? अब यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है देखो, कि एक तो सूत्र में ये क्यों कहा कि अम अच, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक? अम का अच इसीलिए कहा क्योंकि यदि ये अम के अच परे होने पर नहीं कहते, केवल कह देते कि अमी पूर्व, कि अम परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, तो पूरे के पूरे अम की जगह पर क्या होता? पूरे के पूरे अम और अ की जगह पर अ आदेश हो जाता, तो फिर रामम नहीं बनता, फिर क्या बनता? राम बनता, जो कि गलत था। ठीक है? तो इसीलिए सूत्र में ये कह दिया कि अम का जो अच है उसके परे होने पर, तो अम का अच तो अ है, तो इसके परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, अब परे जो है ये पूरा अम नहीं है। अब परे जो हम देख रहे हैं केवल अम का अच देख रहे हैं, तो अच देख रहे हैं, तो इसीलिए अ और अ इन दोनों की जगह पर पूर्व वाला अर्थात पहले वाला रहा, जो ये एरो प्रकट कर रहा है, पहले वाला आ ही हो जाएगा। और आपका जो नीचे रूप निष्पन्न हो रहा है र, आ, म, और दोनों आ की जगह पर आ हो गया और उसके बाद म, तो बराबर क्या बन जाएगा? ये रामम बन जाएगा। ठीक है? ये अकसवर्ण दीर्घ का एक तरह से अपवाद है, क्योंकि यदि यहाँ पर अमी पूर्व नहीं करते तो सवर्ण अक्षर परे होने पर ये दीर्घ हो जाता और रामाम बनता। ठीक है? या अलग-अलग स्थितियों में, मतलब शब्द हमारे पास जो शुद्ध है, उस शुद्ध शब्द को कैसे निष्पन्न किया जा सकता है सूत्रों से, और वो भी निश्चित और निर्धारित सूत्रों से,
वो जो है पाणिनि की एक विशेष विधि है, और उस पाणिनि की विशेष विधि के द्वारा आप यहाँ पे रामम की सिद्धि करते हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे राम की जगह पे हरियम ले सकते हो। तो हरियम में क्या है, लास्ट में ई हो जाएगा, और बाद में क्या है, अम। तो अक में आता ही है ई, क्योंकि अ ई उ, ये ई अक में आ गया। तो इसीलिए वहां भी क्या है, अक से उत्तर अम होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व वाला रूप हो जाएगा। ठीक है। ई और अ की जगह पर क्या हो जाएगा, वहां पे ई ही हो जाएगा। ई हो जाएगा तो हरिम बनेगा। नहीं तो क्या बनता, वहां पे फिर ई के बाद अच होने के कारण से यण हो जाता, हर्यम, इस तरह से गलत रूप बनता। ठीक। तो इस तरह से अमी पूर्वा में पूर्व रूप हो जाता है। और ये मैंने पढ़ाया इसीलिए क्योंकि एंग पदांता दति में अनुवृत्ति आती है पूर्व की। ठीक है। मुख्य सूत्र पूर्व रूप संधि का अमी पूर्व है, जो यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद जो आपको सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पूर्व रूप संधि का प्रमुख सूत्र मिलता है, वो आपको मिलेगा एंग पदांता दति। ठीक है। एंग पदांता दति को अब आप समझोगे कि इसमें ब्रैकेट में दिखाया गया है एक पूर्व परयो और पूर्व, इन दो शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है। इसका विभक्ति अर्थ उसी प्रकार से आप लोग करोगे कि पदांतात और एंगह, ये दोनों पंचमी विभक्ति के रूप हैं। तो इसीलिए इनको एक साथ लेना पड़ेगा। पदांतात पंचमी विभक्ति एक वचन, और एंगह पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। उसके बाद अति देख लो। अति जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक। तो अति में सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया, अकार परे होने पर ये अर्थ देगा। पंचमी विभक्ति अर्थ देती है से उत्तर, तो अर्थ हो गया पदांत एंग से उत्तर। अति में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति अर्थ देती है परे होने पर। तो अत ई अर्थात अकार परे होने पर। ठीक है। अकार परे होने पर पूर्व परयो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, इसका अर्थ है पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर। तो पूर्व एवं पर के स्थान पर हो जाएगा। पूर्वः और एकः, पूर्वः और एकः दोनों अनुवृत्ति के शब्द हैं, और ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं, इसीलिए इनका अर्थ हो जाएगा पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ठीक है। अब आपका अर्थ क्या निकला इसका, पदांत एंग से उत्तर, क्योंकि दोनों में एक ही विभक्ति थी ना, प्रथम पंचमी विभक्ति, तो इसीलिए यहाँ विशेषण विशेष्य भाव बन गया। एंग जो है वो विशेष्य है, और पदांत जो है विशेषण बन गया, कि ऐसा एंग जो पदांत में हो। ठीक है। तो पदांत में स्थित जो एंग है, एंग अर्थात ए और ओ प्रत्याहार, इससे उत्तर अकार परे होने पर पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो आदि में पदांत एंग होना चाहिए, और पर वाले शब्द का आदि में क्या होना चाहिए, अकार परे होना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ये उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में देखो, और इसके नीचे जो संक्षेप में सूत्र मैंने लिख रखा है कि पदांत ब्रैकेट में है एंग प्लस अ बराबर पूर्व रूप। ठीक है। यहाँ पे पदांत को भी समझो आप, और ये अ कहाँ से आया इसको भी समझो आप। ठीक है। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूत्र में क्या आया था, सूत्र में आया था एंगः पदांतात, पदांतात, और अति आया था। तो अति जो है ये अ क्या है। ठीक। मैंने देखो यहाँ भी अकार परे होने पर लिखा है, और आगे भी यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अ लिखा है प्लस अ। ठीक। अवर्ण नहीं है, अवर्ण में और अकार में फर्क है। देखो, अवर्ण किसको कहते हैं और अकार किसको कहते हैं, क्या फर्क है। अवर्ण में तीनों वर्णों का ग्रहण होता है, ह्रस्व अ का भी ग्रहण होगा, दीर्घ अ का भी ग्रहण होगा, और प्लुत अ का भी ग्रहण होगा। लेकिन आकार में जो है केवल अ ही आएगा, उसमें दीर्घ आकार नहीं आएगा। उसके लिए फिर हमें आकार बोलना पड़ेगा, अकार आकार। प्लुत अ का भी ग्रहण नहीं होगा। ठीक है। तो अकार से केवल छोटे आ का ग्रहण होता है, ना बड़े का होता, ना प्लुत का होता। ये पता कैसे चलता है, ये सूत्र में से पता चलता है कि एंग पदांताद अति, वहां अत बोला है। ठीक है।
और अत का मतलब होता है जिस अक्षर के पीछे त लगा दिया जाता है वो केवल उसी काल का ग्रहण करता है, मतलब उसी का ही ग्रहण करता है जो लिखा हुआ है, अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, यही बात अदेंग गुणा सूत्र में भी थी। जब आप अ ए ओ इसकी संधि करते हो, गुण संज्ञा करते हो, तो वहां छोटे आ की, छोटे ए की और ओ की, इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। वहां बड़े आ की गुण संज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां भी अत है, अ है और उसमें त लगा दिया गया है। यहाँ भी एंग पदांतात अति, अ है त लगा दिया गया है उसमें। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस अक्षर में त लग जाएगा, मान लो आ है, आ में त लगा दिया, तो आ में त लगाने का मतलब है केवल बड़ा आ, ना अब प्लुता का ग्रहण हो सकता, ना छोटे आ का ग्रहण हो सकता। लेकिन यदि केवल आ कह दिया है तो उससे जो है दूसरे अक्षरों का भी ग्रहण हो सकता है, अ कह दिया है तो दूसरे अक्षरों का भी ग्रहण हो सकता है, मतलब सवर्णों का, छोटे का भी, बड़े का भी और दीर्घ का भी। ठीक है, तो अत क्यों है, छोटा ही होना चाहिए, एक बात ये स्पष्ट हुई। दूसरी बात कही है यहाँ पे पदांत एंग, कि एंग जो होना चाहिए ना, वो किसी का भी एंग नहीं हो, वो पदांत का एंग होना चाहिए। ठीक है, पदांत का एंग का मतलब है, पद किसको कहते हैं, पद के अंत में एंग होना चाहिए। पद मैंने आपको संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया था कि सुप्तिंगंतम पदम, जिस शब्द के पीछे सुप या तिंग प्रत्यय रहते हैं वो पद कहलाता है। और पद के अंत में पदांत, मतलब जिस शब्द के अंदर विभक्ति लगी होगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, कोई सी भी संबोधन, तो वो पद कहलाएगा। और उसके अंत में जो अक्षर रहेगा वो पदांत कहलाता है। जैसे यहाँ पर हरे है, हरे क्या है, संबोधन में रूप बनता है। ठीक, और षष्ठी में बनता है, वहां तो विसर्ग रहता है, यहाँ विसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये संबोधन का रूप है। हे हरे, हे हरे, हे हरे। ठीक, तो संबोधन का है तो इसका मतलब ये विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति इसमें लगी हुई है। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये पद हो गया, और पद के अंत में ए होना चाहिए। तो आप देख रहे हो नीचे क्या है, ह, अ, र और ए। तो ए जो है इस पद के अंत में, हरे जो पद है उसके अंत में क्या है, ए है। तो आपकी ये शर्त पूरी हो गई कि पदांत में एंग होना चाहिए, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए कि अत होना चाहिए, छोटा अ होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, इन दोनों की जगह पर, पूर्व अर्थात ए की जगह पर अर्थात अ की जगह पर, इन दोनों की जगह पर ए जमा अ को एक ही रूप बन जाता है, क्या, ए बन जाता है, पूर्व रूप। और पूर्व में यहाँ क्या था, ए था, तो पूर्व में ए था तो ये पूर्व वाला हम यहाँ पर ले आएंगे और इन दोनों की जगह पर ए हो जाएगा। और इस तरह से आपका रूप जो बनेगा संधि करके, वो ह, अ, र, ए। क्योंकि ए और अ जो था, इन दोनों की जगह पर ए हुआ है, जो कि लाल स्याही से दिखाया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अवग्रह चिन्ह है, ये एस टाइप में निशान है। और उसके बाद वैसे के वैसे अक्षर आ गए व और आ, और इसको जब संधि करके मात्राओं को जोड़ देंगे तो ह में अ जुड़ गया, र में ए जुड़ गया और आगे व आ गया, हरे व। और बीच में जो है ये यहाँ पर अवग्रह चिन्ह आ गया। ये अवग्रह चिन्ह विशेष है यहाँ पर। अवग्रह चिन्ह असलियत में ये ह्रस्व आकार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ह्रस्व आ था, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम, क्योंकि संधि में हमने ए और अ को मिला करके तो ए ही कर दिया, लेकिन ये जानने के लिए कि यहाँ पर था क्या, ह्रस्व अ ही था, कोई बड़ा आ नहीं था या और कोई अक्षर नहीं था, हमने अवग्रह के रूप में इसको प्रदर्शित किया, ए के बाद अ के स्थान पर, मतलब। ठीक है, तो इसीलिए हरे व इस तरह से हो जाएगा। तो जहां भी पूर्व रूप संधि में अ, और ए मिलाकर के ए होंगे, वहां पर इस ए के बाद आपको अवग्रह चिन्ह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पदांत इसीलिए कहा, देखो ये जो है संधि मिलती है किससे, एचो या वायावह से मिलती है। क्योंकि वो क्या कहता है एचो या वायावह, कि एच से उत्तर यदि अच परे हो तो ये एच है ही और अच यहाँ पर है,
तो क्या हो जाता है वहां पर एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर असलियत में अय आदेश होना चाहिए, ठीक। लेकिन वो नहीं घटता। क्यों नहीं घटता वो? क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो पदांत का है, और एचो या वायावा में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो पदांत में हो। वहां क्या है, ने अनम नयनम बनता है, तो वो पद के अंत में नहीं है। नी धातु है, उसके पीछे कोई विभक्ति नहीं लगी है, बल्कि केवल नी को ने गुण हो गया और अनम है नयनम बन जाता है। यहाँ पर एचो या वायावा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि एचो या वायावा जब लगना चाहेगा तो ये अपवाद बन जाएगा एंग पदांतादति, कि नहीं जी, जब पदांत में कोई एंग का अक्षर होगा तो वह तब तो हम क्या है, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप ही करेंगे। लेकिन यदि एंग जो है वो पदांत का नहीं होगा और किसका होगा, वो सामान्य होगा, किसी शब्द के बीच का होगा, तो हम फिर अयादि संधि करेंगे। ये दोनों संधियों में फर्क है, अयादि संधि में और यहाँ पर पूर्व रूप संधि में। ठीक है, ये दोनों मिलती संधियां हैं, बस फर्क इतना है कि पूर्व रूप संधि तभी होगी जब किसी शब्द में विभक्ति लगी होगी और विभक्ति के अंत में ए या ओ अक्षर होंगे। ठीक है, और जब विभक्ति के अंत में ए ओ अक्षर नहीं होंगे, बीच में होंगे या और कहीं होंगे जहाँ संधि करनी है, तो उस स्थिति में एचो या वाया वह लग जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण है, क्योंकि एंग में दो अक्षर आते हैं ए और ओ, विष्णु जमा अव। यहाँ भी वही स्थिति है, व ई श ण और ओ जमा अ व अ। ठीक है, संधि किस किस के बीच में होनी है, ओ और अ के बीच में रहनी है। तो हमें सूत्र घटाना है कि एंग होना चाहिए, एंग है यहाँ पर ए ओ। पदांत का होना चाहिए, पदांत का है, क्योंकि विष्णु जो है संबोधन में बनता है रूप। ठीक है, और बाद में क्या होना चाहिए, अकार होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए, तो यहाँ छोटा आ भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप की शर्त घटती है, क्योंकि जब एचो या वायावा आता है तो उसका अपवाद बन जाता है इंगा पदांता दति। एच एच का जो एचो या वायावा सूत्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। वो तो कहता है कि कोई भी एच बाद में हो और कोई भी एच पूर्व में हो और कोई भी अच बाद में हो, तो वहां पे अय अवाय आव आदेश हो जाते हैं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, यदि एंग जो है पदांत वाला हुआ और उसके बाद अच भी क्या है, केवल अ हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तब अयादि संधि नहीं होगी बल्कि पूर्व रूप संधि होगी। और पूर्व रूप संधि होगी तो ओ जमा अ इन दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या होगा कि पूर्व वाला आदेश। पूर्व रूप संधि का मतलब है पूर्व वाला। ठीक है, पर का मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ पूर्व वाला क्या है, यहाँ पूर्व वाला ओ है, तो पूर्व वाला ओ आदेश हो जाता है दोनों की जगह पर। तो ओ आ की जगह पर ओ हो गया केवल। ठीक, इस आ को प्रदर्शित करने के लिए हम वैसे ही अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर आपकी संधि क्या बन जाएगी, व ईषण, उसके बाद जो ओ था और जमा आ था, इन दोनों की जगह पर एक हो गया ओ, और अ को प्रदर्शित करने के लिए हम अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। व और अ आगे है ही। जब इन सारी मात्राओं को आप जोड़ देंगे तो आपकी संधि क्या बन जाएगी, विष्णु अव। क्योंकि व में ई जुड़ गया, श आधा था, अणा में जुड़ गया, अणा में ओ जुड़ गया, और अवग्रह वैसे ही आ गया। अवग्रह के ऊपर पंक्ति नहीं होती है, लाइन नहीं खींची जाती है, और आगे व है, तो इस तरह से विष्णु हुआ। इस अवग्रह का उच्चारण जो है अलग से हम, वैसे ये अ की ही ध्वनि निकालता है, ठीक है, लेकिन अ की ध्वनि हम जब अलग पढ़ेंगे तब बोल सकते हैं विष्णु अव इस तरह से। लेकिन जब संधि बोलते हैं, संधि में जब इसका पाठ करते हैं तो इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, हम सीधा क्या बोलते हैं, विष्णु व। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये विष्णु अव इस तरह से है, लेकिन बोलने में इस तरह से आता है। संधि हो गया, संयुक्त हो गया, शब्द मिल गया, जुड़ करके एक ही बोला जाएगा, तो वो विष्णोव इस तरह से ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये पूर्व रूप संधि यहाँ पर पूर्ण हुई। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं कि एंग का कोई भी शब्द हो, जैसे मधो है, मधो अत्र। ठीक है, मधो
मधो में संबोधन का ओ है और अत्र का अ है, तो यही कंडीशन है कि एंग है जमा अ है, तो मधोत्र इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मधो आनय, मधो जमा आनया यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ एंग तो है, पदांत का भी है, लेकिन क्या है, आनय, आ जो है वो बड़ा है, और इस सूत्र में क्या कहा है कि छोटा आ ही होना चाहिए, तो वहां पर मधो आनय, इसमें जो है संधि ये पूर्व रूप वाली नहीं होगी, वहां पर फिर अलग संधि होगी, और संधि होगी, तो माधवानय मधवानय इस तरह से बनेगा वहाँ। अब वहाँ अयादि संधि हो जाएगी, मतलब जहां पर एंग प्रत्याहार है और पूर्व रूप संधि की शर्त नहीं घट रही है, पदांत में, या तो पदांत में नहीं है, या पदांत में तो है और एंग भी है, लेकिन बाद में छोटा अ नहीं है, तो फिर क्या है, जब अपवाद नहीं होता है तो सामान्य नियम ही लागू होता है। जैसे मैंने समझाया था ना कक्षा का, कि प्रथम वर्ष की सारी लड़कियां कक्षा में आए और आज चल नहीं आए, ठीक है, लेकिन यदि मैं अपवाद बोलता ही नहीं हूँ, केवल बोलता हूँ प्रथम वर्ष की लड़कियां आए, तो क्या है, फिर तो सारी आएंगी, आंचल भी आएगी। या दोबारा में मैं बोल देता हूँ कि अब सारी प्रथम वर्ष की लड़कियां आए, तो उसको आना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये भी यहाँ पर भी नियम है कि जब अपवाद का नियम नहीं घटता है तो फिर सामान्य नियम ही लागू होता है। तो सामान्य नियम उस कंडीशन में क्या है, ये एचो या वायावह का ही मुख्य रूप से अपवाद है। तो यदि ये नहीं लगेगा तो एचो या वायावह की संधि संगठित हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि कंप्लीट होती है। आप लोग कुछ उदाहरण इनके ढूंढ लिया करो, और उदाहरण भी हो सकते हैं, किसी लघु सिद्धांत कौमुदी हो तो उससे ढूंढ लो, या और पुस्तकें होती हैं सामान्य संधि वगैरह की जिसमें चर्चा होती है, उससे ढूंढ सकते हो।